अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाची न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। चुनाव जैसे जैसे करीब आता है सरगर्मियां तेज हो जाती हैं। विपक्ष की धड़कनों की बात कर ली जाए वो तो खैर बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन जो पक्षी और सत्ताधारी पार्टी होती हैं उनकी जो मनस्थिति है कहीं ना कहीं विपक्षियों के तालमेल में बैठ नहीं पाती है और कुछ न कुछ ऐसे बयान आते हैं, कुछ ऐसी चीजें आती हैं, कुछ सरकार के अधीन होके और सरकार के विपक्ष में भी जाके तमाम तरह की बातें सामने आती हैं। मुद्दा बड़ा गंभीर है, वो पेगासस मामला हो और चाहे ब्राह्मणों की राजनीति हो। इन सभी विषयों पे खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ ब्रजेश मणि मिश्रा जी हैं, आप भाजपा जिला उपाध्यक्ष हैं गोरखपुर से। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न ये है, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार, योगी जी के बड़े करीबी आप रहे, 5 बार से वो सांसद थे, हर मंच आपने उनके साथ साझा किया है। विपक्ष उनकी कार्यशैली से क्यों बौखला जाता है, आखिर क्या कारण है? विपक्ष का काम ही है बौखलाना। बौखलाने के अलावा उनके पास और कुछ है नहीं। आज विपक्ष तो छोड़िए, जब अतीक अहमद और अंसारी जब इन आतंकवादियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होती है तो मुनव्वर राणा कहते हैं, जो शायर हैं, शायर किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, कि उत्तर प्रदेश में डर लगता है। शान से टहलते हैं, अकेले घूमते हैं लखनऊ में, लेकिन उन्हें डर लगता है। तो बौखलाहट यही है कि जनता हमारे साथ है, हर जात के लोग हमारे, मुसलमानों के भी आधी आबादी का वोट हमारे पास है, तो उन्हें निश्चित रूप से बौखलाएंगे और बौखला के कोई चुनाव नहीं जीतता है। उन्हें अपना काम करना चाहिए। अगर हमारी कुछ वास्तविक कमियां हैं उसे उजागर करना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो बिना मतलब की बात करते हैं। और योगी जी की कार्यशैली ही योगी जी की कार्यशैली है। आपने देखा जिस प्रकार से कोरोना में लोगों के बीच में जा करके उन्होंने लोगों की मदद की, जहां दूसरे प्रदेश की सरकारें अपने यहाँ लोगों को आने नहीं दी, और ये दूसरे प्रदेश के लोगों को भी कहा अगर वो हमारे यहाँ आ गए हैं तो हम उन्हें शरण देंगे। तो इस कार्यशैली से अगला बौखलाएगा ही कि ये लोकप्रिय हो रहे हैं और काम कर रहे हैं। 18 घंटा काम करने वाला मुख्यमंत्री क्या आपने कहीं देखा है? क्या आपने ऐसा मुख्यमंत्री देखा है कि नोएडा में लोग नहीं जाते थे, मुख्यमंत्री होते ही इन्होंने कहा कि हारे या जीते हम नोएडा में जाएंगे? तो इनके साहस पे तो बौखलाई गई है। क्या करें, वो बौखलाएंगे ही। बिल्कुल बौखलाहट है, जैसा कि ब्रजेश मणि मिश्रा जी का कहना है कि उनकी कार्यशैली ही काम बोलता है और बौखलाहट लाजमी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री पहले मन की बात सुनाते थे और अब सबके मन की बात को चोरी चोरी सुनते हैं। विपक्षियों का ऐसा आरोप है, कितना तर्कसंगत है, आपकी जबान में? सर, विपक्ष क्या करता है इसके बारे में आप सुन सकते हैं। उन्हें जब कुछ नहीं मिल रहा तो हमारा फोन टैपिंग हो रहा है। कोई प्रमाण आया है क्या किसी के फोन हैकिंग का? उनके कहने से कैसे मान लिया जाएगा कि फोन हैकिंग हो रहा है? और रही बात करने की, तो पहले तो आपको बतावें, जब जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात आई, आप यही संस्कार और काम में अंतर आप देख सकते हैं। इनके जो कानून मंत्री रहे कांग्रेस के केंद्र में, उन्होंने कहा कि पहले अपने मंत्रियों के जायज और नाजायज औलादों का जांच कराने कितने हैं। तो मुख्यमंत्री महोदय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जवाब दिया, पृथ्वी पे जो भी आ गया वह जायज है, कोई नाजायज नहीं होगा। मुख्यमंत्री के कहने के ठीक चौथे दिन बाद हाईकोर्ट के एक केस में फैसला आता है कि नाजायज माँ बाप हो सकते हैं, बच्चा नाजायज नहीं हो सकता है। जो यहाँ के जन्म पैदा हुए लोगों को नाजायज ठहरा सकते हैं, तो फोन टैपिंग की बात कहना, फोन हैकिंग की बात कहना कोई मुझे तो आश्चर्य नहीं लगता। उनके पास और क्या इसके अलावा मुद्दा है? और बताइए क्या रहस्य है उनका कि जो डर रहे हैं कि हमारे फोन का टैपिंग हो जा रहा है? कौन सी ऐसी बात वो कर रहे हैं? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश रच रहे हैं? किस आतंकवादी को पनाह देने की बात कर रहे हैं?
किस आतंकवादी को जनाब और साहब कहने की बात कर रहे हैं, किस चीन में जाकर के दावत की बात कर रहे हैं, किस बात का डर है? हैकिंग हो रहा, होने दीजिए। जासूसी कराना उनका काम था पहले, तो उन चोरों को सभी नजर आते हैं चोर, इसी आधार पर कह रहे हैं तो कहने दीजिए। उनका मुख्य उद्देश्य है कि कोई व्यक्ति जब अच्छा करता है और खराब करने वाला व्यक्ति जब वो नहीं कर पाता है तो आपको अच्छा करने ही नहीं देता है। संसद चलने नहीं देंगे हम। क्या संसद ना चलने से फोन हैकिंग का मामला सुलझ सकता है? संसद चलेगी तभी न बहस होगी। तो संसद न चलेगा न काम होगा। यही उनका है कि काम न हो देश में, इसलिए उसकी सरकारें, विपक्ष हमारा काम कर रहा है। बिल्कुल, चूंकि आपने जनसंख्या नियंत्रण की बात कही, चुनाव से ठीक पहले जनसंख्या कानून ध्रुवीकरण की राजनीति का एक हिस्सा है, और क्या जनसंख्या कानून से मुसलमानों को डरना चाहिए? ऐसा विपक्ष आपसे प्रश्न कर रही है, इसका क्या सटीक जवाब आप देना चाहते हैं? पहला आपने ध्रुवीकरण की बात की, आप बताइए जब CAA आया 370 हटा, इससे बड़ा मुद्दा तो न जनसंख्या नियंत्रण का है नहीं। उस समय क्या कोई चुनाव था हमारा? लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि अभी तो मोदी जी आए हैं, आते ही ये फैसला ले रहे हैं, इन्हें तो चुनाव के समय लेना चाहिए था। इस पर लोगों को आश्चर्य हो रहा था। समय के चलते काम होगा। अभी राम जन्मभूमि की पैरवी करनी थी, ठीक तरीके से मंदिर बने, उस पे लगे। CAA लागू कराना था, 370 पे काम करना था, सड़कें बनवाने थे, मेडिकल कॉलेज बनवाना था। 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण 30 तारीख को होने जा रहा है। उन्हें शर्म नहीं आती? कितने दिनों तक स्वतंत्रता के बाद केवल 14 मेडिकल कॉलेज बने उत्तर प्रदेश में, और 4 साल में योगी आदित्यनाथ 30 मेडिकल कॉलेज बनवाने जा रहे हैं। 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण 30 तारीख को होने जा रहा है। अगस्त महीने से वहां क्लासेज चलेंगी। ये नहीं दिख रहा उनको? बिल्कुल। अगला, चूंकि इसमें संसद की भी बात कहे थे, सरकार ने संसद में कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। चूंकि ये बहस का मुद्दा, और आपने कहा कि तार्किक बहस हो संसद में, तो वो सराहनीय है। संसद में ये तार्किक बात आई, विपक्ष कह रहा है, तो आप क्यों मुकर रहे हैं उस बात से? उनका कहना है कि संसद में उन्होंने ये बात भी रख दी और कह रहे हैं कि प्रामाणिकता है कि आप बयान दे रहे हैं कि आने जो दूसरी वेव आई थी उसमें ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। तो संसद में ही तो ये बहस चल रहा है, तो फिर आप क्यों मुकर रहे हैं? चलिए, मैं आपसे बताऊं, जो बात ये कहा गया, कोई भी मिनिस्टर या कोई भी बड़ा अधिकारी, मैं पार्टी लाइन हट के बात कर रहा हूं, जब भी कुछ कहता है तो जो डेटा है अब उनके यहाँ, उस डेटे के आधार पे बात करता है। जैसे गोरखपुर में अगर 1000 मरीज हैं और 15,000 मरीजों के खपत भर के सिलेंडर सरकार दे रही है, तो सरकार को ये लगेगा कि ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई। और ऑक्सीजन से मौत का कारण, अगर ऑक्सीजन की कमी आप बता रहे हैं, तो ऑक्सीजन की कमी का एक बड़ा कारण है, जो बड़ा मानवता बड़ा कारण, मैं इस पर बड़ा दुखी हूँ। अभी एक और चैनल पे मैं बात कर रहा था, वहाँ मैंने कहा ऑक्सीजन की कमी का कारण सरकार नहीं थी। ऑक्सीजन की कमी के कारण आप और हम थे, जिनके घरों में जो थोड़ा सक्षम लोग थे, और 10, 20, 25 हज़ार के सक्षम वालों की संख्या कम नहीं है। सबने अपने घरों पे पहले से एक सिलेंडर रख लिया था कि अगर हम बीमार पड़ेंगे तो हम उन्हें वो सिलेंडर देंगे, हम यूज करेंगे। यानी कोई मर रहा है, सिलेंडर हमारे घर में पड़ा है। मैं खुद दुखी हूं क्योंकि मैं 3 लोगों को सिलेंडर मैंने मुहैया कराया परिश्रम करके, और वो 3 लोग जब ठीक हो गए तो सिलेंडर देने नहीं दे रहे थे, मुझे सख्ती से पेश आना पड़ा। तो सरकार तो सिलेंडर पूरा भेज दी। अब आप भी मरीज अपने आप को पेशेंट नहीं है, आप जितने पेशेंट उससे अधिक हमारे पास सिलेंडर, लेकिन जो पेशेंट नहीं है उन्होंने सिलेंडर को दबा लिया। तो सरकार की लापरवाही से और ऑक्सीजन की हिसाब से की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। अगर मौत हुई तो समाज के हम जैसे लोग भी उसमें जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपका कहना है कि सरकार की कमी नहीं थी, कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उसकी जो लापरवाही है, प्रकृति के प्रति जो वो अवहेलना कर रहा है, उसका वो दंश झेल रहा है। अगले क्रम में आते हैं, चूंकि मेरे शुरुआत ही हुआ था कि ब्राह्मणों की अब राजनीति शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण पूजन में क्यों जुट गई है राजनीतिक दल? आप भी तमाम खबर देख रहे होंगे, बहन मायावती जी ही क्यों ना हो,
समाजवादी पार्टी ही क्यों न हो, कांग्रेस भी अपना दावा कर दिया कि 1989 के बाद से 6 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना जो कि ब्राह्मण चेहरा था, और अंतिम व्यक्ति जो ब्राह्मण चेहरे के रूप में उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठा था वो एनडी तिवारी थे। आखिर ब्राह्मणों की राजनीति क्यों? देखिए, मैं भी ब्राह्मण हूं और ये प्रश्न बहुत अच्छा आपने कर दिया। मायावती ब्राह्मणों को क्यों साध रही हैं? क्योंकि ब्राह्मणों का वोट लेना है। जो ये नारा लगवा सकता है तिलक तराजू और तलवार, आगे का मैं नहीं कहूँगा। आज क्या जरूरत, आज उनको लगा ना कि जिनके आधार पे गाली दे रही थी, उनका जो वोट बैंक था उनके लिए कुछ किया नहीं, वो मोदी जी की तरफ खिसक के आ रहा है, उनको एक सीट नहीं मिल रही है, तो सोच रहे हैं कि हम ब्राह्मण को ले लेंगे तो बाकी सीटें, बाकी हमारे पास अपना वोट आ जाए। उन्हें अपने बेस वोट को पहले बचाना चाहिए, वो भी नहीं बचा पा रही हैं। ब्राह्मण कार्ड वो क्या खेलेंगी? रही बात आपके अखिलेश भैया की, मैं बहुत दुखी से बात कह रहा हूं। मैं भी फार्म डाला था 2014 में डाइट के प्रवक्ता का। हमारे मित्रों ने कहा डाल, हमने कहा नहीं सरकारी नौकरी है हम नहीं डालेंगे, लेकिन लोगों ने कहा डालिए। बीटीसी जो बच्चे पढ़ते हैं, आप पता लगाइएगा, सब लोग जानते हैं, जिसमें सब विषय अनिवार्य रहते हैं, लेकिन एक विषय ऐच्छिक वैकल्पिक रहता है कि या तो आप उर्दू लीजिए या तो आप संस्कृत लीजिए। उर्दू के 5% बच्चे उर्दू पढ़ते हैं और 95% बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं। 2014 में अखिलेश यादव की सरकार ने विज्ञापन निकाला, उसमें एक भी संस्कृत शिक्षक की भर्ती नहीं किया। उर्दू शिक्षकों के लिए जहां 5% के लिए शिक्षक की व्यवस्था है एंड 95% स्टूडेंट के लिए शिक्षक की व्यवस्था नहीं है। अगर अधिकांश संस्कृत, मुस्लिम भी संस्कृत पढ़ते हैं, लेकिन अधिकांश संस्कृत हिंदू पढ़ते हैं, हिंदू में ब्राह्मण पढ़ते हैं। मैं चूंकि संस्कृत विद्यालय में शिक्षक हूं, इंग्लिश का शिक्षक हूं, तो अगर ब्राह्मणों से इतनी मोहब्बत थी तो क्यों नहीं? और मोहब्बत छोड़ दीजिए, न्याय था ना। 5% के लिए आप दे रहे हैं और 95% के लिए नहीं दे रहे हैं, वहां ब्राह्मण प्रेम कहां गया था? क्या मूर्ति बनाने से ब्राह्मणों का सम्मान हो जाएगा? ये सब केवल कहने का ढकोसला है। भारतीय जनता पार्टी को जातिगत राजनीति नहीं करती, न ब्राह्मण की बात करती है, न क्षत्रिय की बात करती है, न वैश्य शूद्र हरिजन किसी की बात नहीं करती है, विकास की बात करती है। आज 9 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। आपने कभी सोचा है कि जब गोरखपुर में एम्स नहीं था, आप पत्रकार हैं, हम लोग तरह सामान्य परिवार के हैं, क्या एम्स में अपने परिवार को किसी को आप दिखा पाते? इसके पहले गोरखपुर में नई एम्स बना था, आपके लिए स्वप्न रहता, आपके लिए नहीं, हम जैसे तमाम बड़े बड़े लोगों के लिए स्वप्न रहता। सांसद, विधायक और बड़े बड़े व्यापारियों और बड़े बड़े अधिकारियों के लिए भी एम्स स्वप्न था। आज गोरखपुर के एम्स में कोई सामान्य सा व्यक्ति जाके लाइन लगा के दिखा सकता है। ये समता की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो इस आधार पे एम्स में नंबर लगा के हर जाति का व्यक्ति देखेगा तो हर जाति का व्यक्ति मोदी जी को वोट देगा, कमल के फूल को वोट देगा। इनके जातिगत राजनीति का अब जातिगत धारणाएं टूट रही हैं। अब आपने देखा इधर लोकसभा के चुनाव में किस तरह से जातियों के बंधन टूटे, आगे भी टूटेंगे और पुनः उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। पहले तो हमने केवल मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और मोदी जी ने एक नायाब हीरा के रूप में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दिया। तो क्या आपको लगता है कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे? अच्छे मतों से जीतेंगे। और ब्राह्मण भाजपा के साथ शुरू से रहा है, आगे भी रहा है। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण विकास की बात करता है, ब्राह्मण त्याग की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी का वही राष्ट्रवाद की बात करता है। तो निश्चित रूप से भाजपा के साथ ब्राह्मण है। बिल्कुल, ब्राह्मण जो है वो शास्त्र सम्मत भी होता है। आगामी जो पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि वो तमाम दिवालियों में जाएगी, उन ब्राह्मणों को पूजित करेगी, उन ब्राह्मणों का सम्मान करेगी जो उनके साथ चले, विकास की बात करे। ये नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी कहीं वोट की राजनीति कर रही है इन ब्राह्मणों को इस तरह से इस कार्यक्रमों में उलझा के?
एक बात आप सोचिए, वोट की राजनीति आप मीडिया वाले करते हैं तो मुझे थोड़ा सा हंसी, मैं रोक नहीं पाता हूं अपने आप को। हम राजनीति कर रहे हैं तो वोट के लिए भी तो राजनीति कर रहे हैं, वोट नहीं पाएंगे तो कैसे हम सरकार बनाएंगे। और रही बात अच्छा काम करते हैं अगर, और अच्छा काम करके अगर हम वोट कलेक्ट कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं। अब आप कहिए आप मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, आपको वोट मिलेंगे, आप मत बनवाइए। बिल्कुल करिए, इसम सहमत हैं, लेकिन चुनाव आते ही क्यों आपके एकदम जैसे मैं नहीं कह रहा, विपक्ष का कहना है कि बरसाती मेढक आप क्यों बन जा रहे हैं। चुनाव आता है, मेढक की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी। विश्व में पहली कोई ऐसी सरकार आई हो, अभी मैंने पहले कहा है, बात फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो चुनाव जीतने के बाद जो वर्षों से लंबित जो मामला रहा है 370 और नागरिकता संशोधन नियम का, वो पारित किया है। चुनाव नजदीक नहीं था, चुनाव जीत कर आए थे। भुनाना होता तो इस समय हम उत्तर प्रदेश के लिए करते, या जब हमें अगला चुनाव लड़ना होता लोकसभा का तब हम करते। इस आधार पे हम नहीं करते हैं। आपने कहा पंडितों पुरोहितों के पूजन सम्मान की, भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से काम करती आई है। आप बताइए मंदिरों के लिए कितना अधिक पैसा हमने दिया, मंदिर ही नहीं, मंदिर गुरुद्वारा सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए धना, जहां जहां कमियां रही हमारी सरकार ने आवंटित किया है। कहीं मुसलमानों के साथ भेदभाव कोई होते हुए देखा है क्या? आप बता दीजिए कोई एक स्थान। और पहली बार ये पूजन नहीं, मैं तो गोरखपुर महानगर के जिले में मैं आज 5वीं बार मैं प्रभारी हूँ इस कार्यक्रम का। हर वर्ष ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं, ये कोई नया कार्यक्रम हमारे लिए नहीं है, ये हमारे रूटीन में है कि हम लोग मठ, क्योंकि देखिए मठ मंदिरों पे जो पुरोहित होते हैं उनका समाज में अच्छा पकड़ होता है, तो हम भी समाज के हर व्यक्ति से जोड़ते हैं। देखिए जब हम उनको जोड़ेंगे तो हमारी कमियां भी वो बताएंगे, कमियां बताएंगे तो सुधार करेंगे हम। तो इस नाते यह परंपरा है हमारे भारतीय जनता पार्टी की, हम करते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। अब अलग के विषय उनको नहीं दिखता है, वो चुनाव में ही आते हैं, बरसाती मेढक की तरह अपने आते हैं तो उनको लगता है कि हम आ रहे हैं। आप बताइए कोरोना में क्या सरकार से कम काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है कि कार्यकर्ताओं ने? और किसी पार्टी कार्यकर्ता अगर नजर आए हो तो बताइए इस तरीके से। कार्यकर्ता तो नजर आ गए, लेकिन जो आंकड़े छुपाने का काम किया वो तो भारतीय जनता पार्टी नहीं किया है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, आंकड़े कह रहे हैं। 1621 मौतें हुई थी जिसमें तमाम शिक्षक भी उसमें इंक्लूड हुए थे, लेकिन आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मौत सिर्फ 3 हुई है। ये कहां तक तर्कसंगत है? जो कि प्रामाणिकता है, कहा भी जाता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, लेकिन क्यों उनको इस तरह से बयान देना पड़ रहा है? 1621 को वो कह रहे हैं कि 3 मौतें हुई। अगर ये बात कोई सामान्य व्यक्ति कहे तो सही है, आप लोगों जैसा टेक्निकल व्यक्ति अगर ये बात कहता है तो सही नहीं है। मुख्य जो भी मंत्री है वो सरकारी व्यक्ति है, सरकार का एक प्रोटोकॉल है, एक नियम है। व्यवहारिक पक्ष पे आपकी बात सही है, लेकिन जहां तकनीकी पत्ता आएगा, कानूनी विषय आएगा, वहां पे मंत्री जी की बात सही है। आप वहां निर्धारित किया गया कि इतने समय के अंदर इतने, उसमें है, मैं बहुत डिटेल उसमें पढ़ा था, मुझे नहीं याद आ रहा, इस दौरान जो मौत हुई हो। अब ये हमने नहीं बनाया है, ये गाइडलाइन चुनाव आयोग ने बनाया है, तो उस दायरे में जितनी मौत हो रही है उसे वो बताएंगे। इसके अलावा वो कैसे बता देंगे तो चुनाव आयोग का डंडा उनके ऊपर पड़ जाएगा। तो मंत्री जी कहां से गलत है? वो तो उस दायरे के अंदर जो मौत हुई उसको उन्होंने कहा, बाकी जो भी मौतें हुई ये निश्चित रूप से उनके प्रति हम सबकी संवेदनाएं हैं। और चुनाव ड्यूटी भी ये परिहार था करना। हमारी सरकार आपने देखा होगा बीच में चुनाव कराना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट आया, हाई कोर्ट का आदेश आया, नहीं आपको कराना ही। हम गए भी थे वहाँ पे टालने के लिए, तो परिहार था कराना, तो कर रहे हैं। एक बड़ी बात है कि हम लोग अगर सारे प्रदेश पहले देखिए जब लॉकडाउन कर दिए थे उसके बाद हम लॉकडाउन किए हैं, क्योंकि कोरोना से 2-2 हाथ करने की क्षमता हमारे पास आ गया है। और वैक्सीनेशन के मामले में आप देखे होंगे, और इसमें टेस्टिंग के मामले में उत्तर प्रदेश पहला राज्य, सबसे बड़ा राज्य और पहला राज्य होने जा रहा है। ये सामान्य बात नहीं है, लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। 2 मरे, 16 मरे या 3 मरे, मौतें हुई न हैं, इस पे प्रश्न ही नहीं करना चाहिए कितनी मरे क्या मरे। ठीक है, चुनाव का समय था, हर व्यक्ति निकल के गया, मौतें तो जिसके घर हुई है उससे पूछिए क्या पीड़ा है। तो इस आधार पे उन्होंने उनके जो 3, मैं ये जवाब दे रहा हूं कि वो 3 कहना उनका, क्यों उन्होंने 3 कहा, उसके पीछे का लॉजिक ये है। बिल्कुल। अंतिम में चलते हैं, विधानसभा 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव, सबसे बड़ा चुनाव।
ब्रिजेश मणि मिश्रा, गोरखपुर जिला के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, किस तरीके से आगामी चुनाव को देखते हैं हमारी तमाम जनता के लिए? देखिए, जब हम 2017 में जब चुनाव लड़े थे तो हमारे पास केवल एक आधार था, मोदी जी के कार्यों का आधार। आज हमारे पास प्रदेश के योगी जी के कार्यों का आधार है। हम योगी जी और अखिलेश जी की तुलना करेंगे। कोई भी व्यक्ति तुलना के आधार पर वोट देता है। मोदी जी के अपने विकास को अपने जगह पर रहने दीजिए। अभी मेडिकल कॉलेज का उदाहरण मैंने दिया। आप बताइए, आज इन्वर्टर नहीं बिक रहा है, उतना बिजली मिल रही है ना। कौन सी ऐसी छड़ी योगी जी यहाँ कोई तंत्र विद्या जानते थे क्या कि वहां गए और मंत्र मारे 24 दिन बाद 24 घंटे बिजली मिलने लगी? और खाली सैफई नहीं, सैफई में भी मिल रही है, गोरखपुर में भी मिल रहा है, बुंदेलखंड में भी मिल रहा है, सारे जगहों पर मिल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली मिल रहा है। कहां से बिजली मिल रहा है? क्या मात्र बिजली के आधार पे हमें वोट नहीं मिलना चाहिए? क्या जनता नहीं देगी? इतना आवास क्या कभी किसी ने बनाया था? जो भी पात्र व्यक्ति है उसे मिल गया। अब कुछ लोग गड़बड़ भी लिए हैं तो उनके ऊपर भी डंडा चलने वाला है। सड़कों काम आप देख ही रहे हैं। क्या केवल गोरखपुर में सड़कों काम हो रहा है? कोई ऐसा मोहल्ला बना दीजिए, कोई ऐसा गांव बता दीजिए, कोई ऐसी सड़क बता दीजिए, कोई ऐसा इलाका बनाइए जहां काम न हो रहा हो। हम सड़कों का काम, गेहूं 100% खरीद रहे हैं, धान खरीद रहे हैं, गेहूं खरीदा जा रहा, धान खरीदा जा रहा है, लोग 100% शौचालय बनाने की बात हो रही है, ईमानदारी से काम सरकार कर रही है, मेडिकल कॉलेज बनवा रही है। आप बताइए, आज जो मेडिकल इस समय सर्वाधिक आवश्यकता चिकित्सा की है। अब बताइए, क्या जब इस सरकार जब नहीं थी, इसके पहले पीएचसी पे डॉक्टर्स मिलते थे? गाय के घारी की तरह दिखता था। गांव की जो गाय की घारी होती, बकरियां बांधी जाती थी पीएचसी केंद्रों पे गांव में। आज देखिए चमकता हुआ केबिन, और केबिन ही चमकता हुआ नहीं, उस केबिन में रिवॉल्विंग चेयर, केबिन में कंप्यूटर और डॉक्टर, कर्मचारी और लैब टेक्नीशियन भी मौजूद वहां पे है, सारे जगहों पे। तो क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में इससे बड़ा काम कभी हुआ था इसके पहले? ये मैं नहीं कहता कि हमने काम कर लिया है। इतना अधिक गड्ढा खोद दिया गया था कि गड्ढे को भरना आसान नहीं था। हमने उस गड्ढे को धीरे धीरे एक बार और, जब तक योगी जी आएंगे तब जाकर के काम कुछ और दिखेगा। जो उद्देश्य है कि 70 जिले हैं, 17 जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। आप बताइए, 17 जिले में डॉक्टर्स पैदा करेंगे हम। डॉक्टर्स जब यहाँ निकल करके आएंगे तो सरकार अभी और कानून बनाएगी। एक डॉक्टर पैदा करने में, एक डॉक्टर को बनाने में 50 लाख रुपए सरकार की लग जाती है। और डॉक्टर्स क्या करते हैं? निकलते ही प्राइवेट क्लिनिक खोल देते हैं। नहीं, 5 वर्ष आपको सेवा देना होगा। देहातों में जिनके हमारे आप पैसे थे, गरीबों के पैसे थे, गरीबों के टैक्स से आपकी पढ़ाई हुई, तो आप उनको सेवा दें 5 वर्ष, फिर जाइए अपना आप काम करिए। सरकार जो नियुक्ति दे रही है उस पर काम करिए। तो क्या ये आधार कम है हमें वोट मांगने के लिए? क्या आपको लगता है कि अखिलेश जी ने 5 साल में इतना काम किया था? अगर इतना, आप बताइए, अपराध की बात को ले लीजिए तो अपराध तो अब तो मनुष्य के स्वभाव में अपराध आ गया है ना। संतोष किसी के पास है नहीं। लेकिन संगठित अपराध कम हुए या नहीं? कोई बता दे कि संगठित अपराध आज हो रहे हैं? क्रोध में आकर के भाई को मार दिया, कोई चोरी कर लिया, कहीं रास्ते में झगड़ा हो गया, ये दूसरा विषय है। लेकिन संगठित अपराध कम हुए हैं। अपराधी यहाँ रहना नहीं चाह रहे हैं। तो अपराध खत्म किया गया, बिजली दिया गया, मेडिकल कॉलेज बनवाए गए, सड़कें बन रही हैं, और एक सरकार से इतने कम में, एक ऐसी सरकार जिसे आई जो खजाना खाली था, इतना काम की, और हमारा खजाना भी पहले से अधिक है, आपने देखा भी है। क्या हमें जनता वोट नहीं देगी इस आधार पे? क्या भारत की जनता को फिर मूर्ख बना पाएंगे ये लोग? कतई नहीं बना पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है और निश्चित रूप से हमारी सरकार आ रही है। यही हमारी रणनीति है और ठीक तरीके से हम जीतेंगे। इस बार भी, पिछले बार भी जब कोई कहता था, हमारे एक प्रदेश के प्रवक्ता ने कह दिया कि हम लोग 300 से अधिक सीट पाएंगे, लोग हंसने लगे। लेकिन सीटें आई ना, इस बार भी देखिएगा अच्छे तरीके से सीटें आएंगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपको भी कि आपने हमसे बातें को रखा।
और लोगों की समस्याओं को भी रखा जो मन में है। तो स्वच्छ राजनीति करते हैं हम लोग, विकास की राजनीति है। हमारा कार्यकर्ता आप देखे होंगे, अगर सपा की सरकार रहती तो कार्यकर्ताओं के पास उनके फार्चूनर और मर्सिडीज की संख्या बढ़ गई होती। यहाँ कोई कार्यकर्ता हमारा, सब संत की तरह काम करते हैं, ये कर्मयोगी की तरह काम करते हैं, किसी को कोई लालच नहीं। जहाँ ऐसे कर्मयोगी कार्यकर्ता हो जो निष्ठावान है, जो बिना धन के लालच, बिना किसी लालच के काम करते हो, उसकी सरकार नहीं बनेगी तो किसकी बनेगी? बस इतना ही। वंदे मातरम। बिल्कुल। हमारे साथ थे ब्रजेश बड़ी मिश्रा जी, आप गोरखपुर जिला उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी से। बड़ी बेबाकी से अपनी बात भी कही। विधानसभा 2022 किसके पक्ष में आएगा, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि योगी सरकार आने जा रही है। काम बोलता है, वास्तविक तौर पे किसका काम बोलता है, उन्होंने कहा योगी सरकार का ही काम बोलता है। तमाम तरीके की जो भी सुविधाएं हैं, मौजूदा हालात की क्या स्थिति है, उस पर भी बेबाकी से अपनी बात रखी है। और जो जन समस्या पे भी उन्होंने अपनी बयान रखा है, अपनी बात कही है कि आगामी समय में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा, ऐसा दिलासा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। जहां तक की राजनीति की बात थी, ध्रुवीकरण का मामला आया, वोटों की राजनीति आई, ब्राह्मणों का मुद्दा आया, उन सबों पर भी उन्होंने विस्तृत जानकारी रखी और बताया कि उनका जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है उस पर वो ब्राह्मणों को और तमाम ऐसे बुद्धिजीवियों को निश्चित तौर पे उनका सम्मान करते हैं और करते आएंगे। हमारे से जुड़े थे ब्रजेश मणि मिश्रा जी। हम ऐसे ही तमाम लोगों से आपसे जुड़ेंगे और खास बात कराएंगे। और प्रभा साची न्यूज नेटवर्क की टीम ने ये कोशिश भी की है कि लोगों से जुड़ें और लोगों की समस्याएं और नेताओं के भी भाषण आप तक पहुंचाने का कार्य करें। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभा साची न्यूज नेटवर्क।